वंदे मातरम, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने ट्वीट किया है, मैं कुछ शुरू करने की योजना बना रहा हूं। ये सौरभ गांगुली ने कहा है। उम्मीद है कि लोगों का साथ मिलता रहेगा। सौरभ गांगुली ने नई पारी के संकेत दिए हैं। ये सौरभ गांगुली के नई पारी के संकेत हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि मैं कुछ शुरू करने वाला हूं और उम्मीद है कि लोगों का साथ मुझे मिलता रहेगा। ये ट्वीट करके जानकारी दी है। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली का ट्वीट सामने आया है। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि मैं कुछ शुरू करने की योजना बना रहा हूं, ऐसी योजना जिससे ज्यादा लोगों की मदद मिले। उम्मीद है कि लोगों का साथ मिलेगा, इससे लोगों को मदद मिलेगी और लोगों का साथ मुझे मिलता रहेगा। ये सौरभ गांगुली ने नई पारी के संकेत दे दिए हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद कोई नई पारी की शुरुआत सौरभ गांगुली अब करने वाले हैं, इसीलिए इस तरह के कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। बीसीसीआई अध्यक्ष ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि मैं कुछ शुरू करने की योजना बना रहा हूं। ये ट्वीट जो कि आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रविराज परनामी खेल विशेषज्ञ हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। रविराज जी, जिस तरीके के संकेत सौरभ गांगुली की तरफ से दिए गए हैं, उससे लगता यही है कि शायद कोई नई पारी की शुरुआत हो सकती है। हेलो, हाँ जी जी, ये देखिए, सौरभ गांगुली जी जो हैं, ये बहुत ही मल्टी डायमेंशन वाले जो इंसान हैं और उनकी सोच भी बहुत अलग तरीके की है। एकदम यंग एज में अभी ये जो अपने बीसीसीआई के प्रेसिडेंट पद को उन्होंने संभाला है और बहुत सारी इनके साथ, क्योंकि क्रिकेट एक इस देश में एक रिलीजन की तरह चलता है और इसको कंट्रोल करने के लिए जो एक पूरा का पूरा जो गवर्नमेंट का एक वो होना चाहिए ना, वो कंट्रोल नहीं है। ये जो बीसीसीआई बिल्कुल एकदम सेपरेट बॉडी है। मुझे ऐसा लगता है कि जो बता रहे हैं ना कि एक कुछ ऐसी योजना है जिससे कि पूरे देश में बहुत सारे लोगों का भला होगा। हो सकता है कि वो पॉलिटिक्स में आके और राज्यसभा में जाएं, राज्यसभा से वहां से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। नेवर नो के देश को एक अच्छा सा खेल मंत्री मिले। मैं अभी बहुत 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 प्रीमेच्योर है जो बोलना अपने को, लेकिन उनमें है वो काबिलियत, क्योंकि वो खाली क्रिकेटर अच्छे नहीं हैं, वो फुटबॉलर भी बहुत अच्छे हैं, वो टेनिस भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो एक और ये जो ओलंपिक वगैरह होते हैं उसमें भी बहुत सीरियसली बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, एथलेटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं। ये जो आपके जितने भी इवेंट्स होते हैं ओलंपिक्स के, उसमें उनको इंटरेस्ट रहता है। उनके ट्वीट्स हमने पढ़े हैं कि तो हो सकता है कि जिस तरीके से हमारे राज्यवर्धन सिंह राठौर, उन्होंने एक कुछ नाम किया है बाद में भी जाके, है ना, तो देश में जो एक का जो नक्शा है उसको चेंज करने के लिए ऐसे ही लोगों की जरूरत है। हो सकता है वहां जाए ना भी जाए, यू नेवर नो कि उनके दिमाग में कुछ और भी योजना हो सकती है, क्योंकि क्रिकेट में भी बहुत जबरदस्त स्कोप है, आप खुद समझते हैं। तो या तो वो अपने अभी जैसे अचानक आज से 2008 के पहले तक आईपीएल कोई नहीं जानता था और अचानक एकदम आईपीएल इतना बड़ा उठ के गया कि अभी वनडे को भी पीछे छोड़ दिया, टेस्ट मैच को भी पीछे छोड़ दिया और वो एकदम छा गया है आईपीएल और लोगों को इंतजार रहता है। एकदम क्रिकेट महोत्सव बन गया आईपीएल। तो सौरभ गांगुली कुछ भी करेंगे तो बहुत सोच समझ के करेंगे और एक कुछ अच्छा ही करेंगे। बिल्कुल। और रविराज जी, कयास इस तरह के इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि जो ट्वीट में लिखा है वो साफ तौर पर यह लिखा गया है कि मैं कुछ शुरू करने की योजना बना रहा हूं जिससे कि लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग इससे जुड़ेंगे। इससे पता चलता है कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि सीधे पब्लिक से उसका जुड़ाव होगा। हाँ, या तो किस इस तरीके से, क्योंकि आप देख रहे हैं आप कि अभी क्रिकेट में क्या चीज होती चली जा रही है कि जो हमारा जो बेसिक तरीके में लोगों ने अपनी अपनी एकेडमी बना के रखी हुई है, बहुत सारे वो प्रशिक्षण शिविर बनते हैं, बहुत सारा उसमें पैसा लिया जाता है देखा जाए तो, है ना। आपको अगर क्रिकेटर बनना है तो जैसे कोचिंग क्लासेस चलती है ना, कितना पैसा लिया जाता है कोचिंग क्लासेस में, है। एक व्यक्ति को बच्चे को पढ़ने के लिए क्या क्या नहीं करने की जरूरत पड़ती है। तो उसी तरीके से अगर किसी को क्रिकेटर बनना है तो आप समझ लीजिए कि मतलब ईश्वर ही मालिक है कि कितना पैसा लिया जाता है। कुछ किसी एकेडमी के बारे में पता करिए कि कितना पैसा मांगा जाता है, तो हो सकता है कि कुछ उस लेवल पे वो उनकी सोच हो। बिल्कुल। ये तो हाँ, ये हम सिर्फ कयास लगा सकते हैं, मैंने बताया ना। बिल्कुल, हम सिर्फ अभी हम सोच नहीं सकते हैं कि वो क्या करने वाले हैं। बिल्कुल, ये इंतजार रहेगा और देखना होगा क्या फैसला लेते हैं। रविराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रविराज जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नई पारी की शुरुआत हो सकती है, हालांकि अभी सिर्फ और सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। ये ट्वीट इस समय आप देख सकते हैं।
साल 2022 क्रिकेट मेरे सफर को 30 साल से पूरे हो रहे हैं और तब से ही क्रिकेट ने मुझे बहुत कुछ दिया है। ये खुद उन्होंने ट्वीट में लिखा है। सबसे महत्वपूर्ण, क्रिकेट ने मुझे आप सब लोगों का समर्थन दिया है। मैं हर उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूं जो कि मेरी इस यात्रा का भागीदार रहा है, समर्थन किया है और आज जहां मैं हूं वहां पहुंचने में मेरी मदद की है। आज मैं कुछ नया शुरू करने की योजना बना रहा हूं जिससे मुझे लगता है कि उससे बहुत से लोगों को मदद मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे ही मैं इस नए अध्याय में प्रवेश कर रहा हूं उसमें आप लोग मेरा समर्थन जारी रखेंगे। ये वो ट्वीट है जो कि सौरभ गांगुली ने किया है। ये देखिए, ये वही ट्वीट हम आपको लगातार बता रहे हैं। इससे कयास यही लगाए जा रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा शुरू करने वाले हैं जिससे कि सीधा पब्लिक का जुड़ाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल के कार्यकाल को लेकर आज देहरादून भाजपा प्रदेश मुख्यालय में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के 8 साल के विकास कार्यों का लेखा जोखा रखा। उन्होंने कहा कि जब से देश में भाजपा की सरकार बनी है तब से विश्व पटल पर देश की अलग पहचान बनी है और सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए काम किए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के 8 साल के कार्यकाल में 45 करोड़ से ज्यादा लोगों के जनधन खाते खोले गए और 2 करोड़ 40 लाख लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से आवास दिए गए। वहीं 68% रसोई गैस देने का काम केंद्र सरकार की ओर से किया गया। लगातार सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, यही एक लक्ष्य लेकर सरकार काम कर रही है। आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में जन कल्याण के लिए और जन भागीदारी के साथ और जन सरोकार को समर्पित ये जन जन की सरकार इस प्रकार से आम लोगों के लिए काम कर रही है। चाहे किसान का सम्मान हो, चाहे गरीब का कल्याण हो, चाहे युवाओं को अवसर हो, चाहे महिलाओं का उत्थान हो, तकनीकी में नवाचार हो, विश्व पटल पर भारत की मजबूत पहचान हो, इतिहास की समस्याओं का अस्थायी समाधान हो। कांग्रेस के नव संकल्प शिविर में लिए गए फैसलों के क्रियान्वयन के लिए देहरादून में नव संकल्प क्रियान्वयन कार्यशाला का आयोजन किया गया। साथ ही चिंतन किया गया और कार्यशाला में मंथन के माध्यम से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जगाने का काम किया गया। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि अब कांग्रेस के चिंतन का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस है यहाँ के नौजवानों और लोगों का मोहभंग हो रहा है। हमें नहीं लगता है कि चिंतन से कोई लाभ होने वाला है। मोदी जी और उनकी कांग्रेस ने उदयपुर में नारा दिया 2 अक्टूबर से पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा शुरू। भ्रष्ट सब कांग्रेस कार्यक्रम नफरत, घृणा, हिंसा के खिलाफ इस देश को एकजुट करने के इस संकल्प अभियान को हम आज यहाँ पर बैठकर कैसे धरातल में उत्तराखंड में लाएंगे, उसके लिए तमाम सब कांग्रेस खाता एकजुट होकर आगे की रणनीति बनाएंगे। पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड देहरादून में डीजीपी अशोक कुमार ने 10वें राष्ट्रीय ड्रैगन बोट चैंपियनशिप में पदक प्राप्त खिलाड़ियों से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं देते हुए भविष्य में होने वाली प्रतियोगिताओं के लिए कड़ी मेहनत और लगन से अभ्यास करने और स्वर्ण पदक प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। आपको बता दें कि 17 मई से 22 मई तक भोपाल, मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ और 10वें राष्ट्रीय ड्रैगन बोट चैंपियनशिप में उत्तराखंड पुलिस के खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए पुरुष 500 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक और पुरुष 2000 मीटर स्पर्धा में रजत पदक और मिश्रित 2000 मीटर स्पर्धा में रजत पदक अर्जित करके प्रदेश का मान बढ़ाया है। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक जीतकर देश और प्रदेश को गौरवान्वित कर रहे हैं, जिन पर हमें गर्व है। इस अवसर पर सभी खिलाड़ियों ने आश्वस्त किया है कि आने वाले प्रतियोगिता में एक बार फिर से उत्तराखंड पुलिस का नाम रोशन करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। उत्तराखंड सरकार के जारी किए जाने वाले बड़े टेंडरों को छोटा किए जाने की मांग को लेकर देहरादून ठेकेदार कल्याण समिति से जुड़े ठेकेदारों के एक प्रतिनिधिमंडल ने कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज से मुलाकात की।
और अपनी समस्या उनके सामने रखी। ठेकेदारों का कहना था कि पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के चलते सभी उद्योग और काम धंधे वैसे ही चौपट हो गए हैं। अब ऐसे में ठेकेदार, जो कि उत्तराखंड के लोगों का एकमात्र रोजगार है, उसमें भी बड़े बड़े टेंडर जारी करके बड़ी कंपनियों को दिए जा रहे हैं, जिससे कि छोटा ठेकेदार भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है। ठेकेदारों का कहना है कि सरकार बड़े टेंडर को छोटा करे, जिससे कि छोटा ठेकेदार रोजगार पा सके। हमारी सबकी मांग है कि पूरे प्रदेश के अंदर जो बड़े बड़े टेंडर हो रहे हैं उनको छोटे किए जाए, जिससे कि पूरे प्रदेश में जो ठेकेदार है उनको रोजगार मिले, क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर जो है सारे जितने ठेकेदार हैं सब बेरोजगार हो चुके हैं, क्योंकि सारी बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है, काम कर रही है। और हमारा जो स्थानीय आदमी है, क्योंकि उत्तराखंड जो है ठेकेदार प्रवाहित एक राज्य है कि जिससे ठेकेदारी प्रथा से ही पूरा प्रदेश में जो है ठेकेदारों की संख्या ज़्यादा है। लेकिन आज 2-3 साल से ऐसा लग रहा है कि जैसे ठेकेदार उत्तराखंड के पूरे ठेकेदारों को खत्म करने की प्लानिंग बन रही है। तो आज हम माननीय मंत्री जी से फिर एक लेटर देने के लिए आए हैं कि भाई मांग करने आए हैं कि इस प्रदेश में छोटे छोटे टेंडर लगाए जाए, जिससे कि सबको रोजगार। देहरादून शहर में लंबे समय से अभी तक हाउस टैक्स जमा नहीं किया गया है। इसको लेकर निगम की ओर से हाउस टैक्स जमा करने को लेकर कड़े दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नगर आयुक्त मनोज गोयल ने कहा है कि जिन्होंने भी हाउस टैक्स जमा नहीं किया है उनको नगर निगम की ओर से नोटिस जारी किया जा रहा है और टैक्स जमा करने की कार्रवाई लगातार की जा रही है, जैसे कि नगर निगम की आय में भी बढ़ोतरी होगी और उस आय से विकास कार्यों में तेजी आएगी। नगर निगम के द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट किया जाता है। समय समय पर यह संज्ञान में आता है कि कतिपय प्रॉपर्टीज़ के द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया जा रहा है। इस चीज़ का समाधान के लिए हमारा जो पूरा टैक्स का टीम है उसके साथ एक आवश्यक बैठक करते हुए सभी को निर्देशित किया गया है कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनके टैक्स जमा नहीं हो रहे हैं, विशेषकर कमर्शियल प्रॉपर्टीज़, उनको आइडेंटिफाई करते हुए उनको नोटिस उपलब्ध कराए जाएं और जो उसके प्रावधान हैं 12% इंटरेस्ट के साथ उनको टैक्स की धनराशि जमा करवाने के लिए नोटिस उपलब्ध करवाए जाएं। तो इस क्रम में लगातार कार्रवाई हमारी टीम के द्वारा करी जा रही है और डेली बेसिस पे ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनका टैक्स जमा नहीं है उनका चिन्हीकरण किया जा रहा है, उनको नोटिस दिए जा रहे हैं। एक ब्रेक ले, यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। रुड़की में एचआरडीए विभाग ने दर्जनों कॉलोनियों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया था और साफ चेतावनी दी थी कि अगर अवैध कॉलोनियों का निर्माण किया गया तो कानूनी कार्रवाई के साथ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। वहीं एचआरडीए विभाग के इस एक्शन प्लान से भू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। इसके बाद विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में अब फिर से दोबारा तकरीबन आधा दर्जन अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया गया। इसके साथ ही कॉलोनी में हुए निर्माण को ध्वस्त करने के बाद अधिकारियों ने अतिक्रमण के खिलाफ लोगों को चेतावनी भी दी है और इसी दौरान विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता डीएस रावत ने कहा कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और साथ ही कहा कि नियमों के खिलाफ कार्य करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अनाधिकृत रूप से जो कॉलोनियां हैं उन पर जो है कार्रवाई चल रही है और जो जिनके लेआउट अप्रूव्ड नहीं है प्राधिकरण क्षेत्र से तो उन पर हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और इस प्रथम चरण में हमने 5 कॉलोनी को तोड़ा है। दूसरी चरण में पहले कॉलोनी में 4 कॉलोनी तोड़ दी, अब आज 5 तोड़ी है। अभी आगे की भी कार्रवाई जारी है, स्कूटनी चल रही है। सर क्या क्षेत्रवासियों को क्या संदेश है? संदेश क्षेत्रवासियों को ये संदेश है कि बिना प्राधिकरण में जानकारी के अपना ज़मीन जायदाद ना खरीदें। जानकारी के लिए हमारा जो कार्यालय है वहाँ संपर्क कर लें, वेबसाइट पर संपर्क कर लें तो आपको सारी जानकारी वहाँ से अवेलेबल हो जाएगी। और अपने घर को जो आप ज़िंदगी भर की कमाई खरीद बनाते हैं और उसको जो है फिर अनाधिकृत रूप से कॉलोनी में ले लेते हैं, वहाँ नक्शा पास नहीं होता, आपको फाइनेंस लोन नहीं होता, तो मैं यही संदेश दूंगा कि आप बिना जानकारी के ज़मीन ना खरीदें। किच्छा विधानसभा के भंगा गांव में प्रशासन ने तालाब की जमीन से अतिक्रमण हटाए जाने के बाद पूर्व विधायक राजेश शुक्ला भंगा पहुंचे और उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की। साथ ही अतिक्रमण हटाए जाने से बेघर हुए परिवारों को गांव ही खाली करना पड़े, भूमि पर पट्टा आवंटित करके प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाए जाने की बात की। रुद्रपुर में भी कोर्ट के आदेश पे ही बाजार तोड़ा गया था। कोर्ट के आदेश पे कई बार कई जगहों पर अतिक्रमण हटाए जाते हैं
उसी क्रम में ये तालाब पे अतिक्रमण हटा रहे हैं। और ऐसे में आपको जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए, ना उन्हें भड़काना चाहिए सरकार के खिलाफ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज मैं मौके पर गया था तो एक आध लोग मुझे ऐसे मिले जो बेघर हो गए हैं, जिनके पास अब कोई जगह नहीं है। जैसे भगीरथ हैं, वो कश्यप समाज के हैं, उनके पास एक मछुआरा आवास मिला था जो कि सड़क पे ही उन्होंने बना लिया था। तो आज उस संबंध में मैंने एसडीएम से कहा है आज कि भाई उनको कहीं ना कहीं ज़मीन दी जाए। ऐसे एक दो लोग और हैं जो बेघर हो गए हैं। तो जो लोग भी बेघर हुए हैं उनको सरकार आवासीय पट्टा भी देगी, साथ साथ में उनको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत हम आवास दिलाने का प्रयास करेंगे। रुद्रप्रयाग के फलासी गांव में श्री राम कथा समिति फलासी, मलाऊ और गडिल के ग्रामीणों के संयुक्त तत्वाधान में श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। ये कथा 9 दिन तक चलेगी और आज कथा के तीसरे दिन सैकड़ों भक्तों ने कथा सुनी, जिससे कि पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। भक्तों ने कथा के बाद गंगा में डुबकी लगाई। कथा के तीसरे दिन हरिद्वार के प्रख्यात कथावाचक हरीश शरण ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की महिमा का गुणगान करते हुए कहा कि हमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के संघर्षों से प्रेरणा लेकर उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। सर्वप्रथम तो भगवान तुंगनाथ की इस पावन भूमि पर श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है और जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं वो सभी भगवान राम की कृपा के पात्र हैं और हम सनातन वैदिक परंपरा के संवाहक हैं। इसलिए हमारी चेतना में राम बसते हैं और हम राममय हैं और हमारी सारी आस्था और निष्ठा भगवान राम के प्रति है, क्योंकि राम का ही जयकारा पूरे भारतवर्ष में इस समय गूंज रहा है। इसलिए उन श्रद्धालुओं पर भगवान की राम की कृपा बनी रहे और ऐसे ही उत्साह के साथ वो इस राम कथा को सुने, ऐसी मैं भगवान तुंगनाथ से प्रार्थना करता हूँ और उनका जीवन मंगलमय है। चारधाम यात्रा और गर्मियों की छुट्टियों के कारण देश के कोने कोने से यात्री उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। विगत सोमवती अमावस्या पर लाखों की संख्या में यात्रियों ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और इतनी भारी संख्या में यात्रियों के आने से शहर भर में गंदगी का अंबार लग गया है। इसको हटाने के लिए नगर निगम द्वारा लगाई गई 2 कंपनियों के कर्मचारियों को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन अब नगर निगम की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि सफाई कंपनी कासा ग्रीन कर्मचारी अपनी 3 महीने की सैलरी न मिलने के कारण आक्रोशित हैं और इसी वजह से हरिद्वार शहर में सफाई व्यवस्था चरमरा सकती है। कासा ग्रीन कंपनी के कर्मचारियों ने कासा ग्रीन के कार्यालय पर अपनी 3 महीने की सैलरी न मिलने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं, उन्हें कोई सैलरी नहीं मिल पाई है और इस कारण कर्मचारी काफी परेशान है। कर्मचारियों के घर में खाने पीने का राशन भी खत्म हो गया है। कई बार कर्मचारियों ने अपनी सैलरी मांगी, लेकिन हर बार उनको टाल दिया गया। कर्मचारियों ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर उनकी सैलरी नहीं दी गई तो वो भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। देखिए, ऐसा कि हमारे यहाँ पर जो नगर निगम हरिद्वार में 2 कंपनियाँ काम कर रही हैं। एक तो कासा ग्रीन है, एक क्याल मैदान करके, वो 2 कंपनी काम कर रहे हैं। उनमें अलग अलग हमने डिवाइड क्षेत्र बांट रखे हैं। तो जो कासा ग्रीन का है उसका 3 महीने का जो बिल था वो पेंडिंग है। उसने बिल दे दिया था, लेकिन वो हमारे अकाउंट सेक्शन तक आने में भी थोड़ा विलम्ब उसको हो गया। उसके बाद जो फंड हमारा इसका होता था नगरेट सबसिस्ट का, जिसमें से हम उसको भुगतान करते थे, उसमें हमारे पास आज की डेट में पैसा नहीं था, जिसके कारण वो थोड़ा सा डिले हो गया। लेकिन कल जब बात हुई थी, जैसे हमारे मैनेजर साहब सुबह बता रहे थे, जैसे उनके कल कासा ग्रीन से बात हुई होगी, तो कासा ग्रीन के मैनेजर ने ये कहा कि ठीक है, आज कल में अगर पेमेंट हो जाता है तो हम हड़ताल पे नहीं जाएंगे। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर देश भर में लोगों के साथ लाखों रुपए की ठगी करने वाला मास्टरमाइंड अब चमोली पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार कर लिया है। अब तक देश भर में अलग अलग लोगों से 15 से 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर चुका है। एसपी चमोली श्वेता चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में चल रही चारधाम यात्रा के दौरान साइबर ठगों ने फर्जी साइट तैयार करके होटल बुकिंग, यात्रा रजिस्ट्रेशन और चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर फर्जी साइट्स बनाकर लाखों रुपए की ठगी की जा रही है। उत्तर प्रदेश से बद्रीनाथ दर्शन को आए श्रद्धालु अमरीश कुमार ने कोतवाली बद्रीनाथ में आकर बताया कि 15 मई को हिमालयन हेली सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ने केदारनाथ के लिए ऑनलाइन हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर उनके साथ में 24,590 रुपए की ठगी की, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वेबसाइट तैयार की थी, उसके द्वारा बयान में बताया गया है कि एक साउथ के किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से उसके द्वारा संपर्क स्थापित कर ये वेबसाइट डेवलप की है और उसको होस्ट करवाया है और
लगातार देश भर से लोगों को लगभग 15 से 20 लाख की उसके द्वारा ठगी की गई है। हमारे द्वारा विवेचना में जो और भी पीड़ित हैं इसमें, उनसे भी संपर्क स्थापित किया जा रहा है और उसी क्रम में जो है विवेचना की जाएगी। कांग्रेस गढ़वाल मीडिया प्रभारी गरिमा दसोनी ने चुनाव में बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि चुनाव से पहले 22 मई को मुख्यमंत्री ने अपने चहीते जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी का तबादला चंपावत में करवा दिया। यहां तक कि मोटरसाइकिल रैली निकालकर कैची धाम में पूजा करके उत्तराखंड की ऑफिशियल साइट पर अपलोड भी किया गया है और चुनाव गतिमान होने पर चंपावत के लिए लुभावनी घोषणा करके आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। साथ ही कांग्रेस का आरोप है कि मतदान के दिन उनके एजेंट को 50 से ज्यादा बूथों पर एंट्री नहीं दी गई। चुनाव गतिमान था, उस दौरान तो आचार संहिता की खुल के धज्जियां उड़ाई मुख्यमंत्री ने और तमाम कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, लेकिन चुनाव के अंतिम चरण में तो हद ही हो गई। एक बार चुनाव समापन हो जाता है, प्रचार प्रसार थम जाता है, उसके बाद प्रत्याशी को क्या, पार्टियों को इजाजत नहीं होती सार्वजनिक रूप से प्रचार प्रसार की। लेकिन मुख्यमंत्री ने मोटरसाइकिल रैली करी पब्लिकली, तो क्या सिखलाई संविधान की और लोकतंत्र की देंगे वो? क्या बचा रह गया आप? सत्ता का नंगा नाच। और जिस दिन मतदान हुआ उस दिन 50% से ज्यादा केंद्रों में कांग्रेस के एजेंटों को प्रवेश नहीं करने दिया चुनाव अधिकारियों ने। जो इलेक्शन अधिकारी थे उन्होंने कांग्रेस के एजेंटों को अंदर नहीं आने दिया पूरे मतदान के समय, जो कांग्रेस के द्वारा अधिकृत हमारे एजेंट्स थे। तो आप सोच सकते हैं कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए धामी सरकार कितने निचले स्तर तक गिर सकती है। रुद्रपुर के मुख्य बाजार में फुटवेयर की दुकान में अचानक आग लग गई और दुकान के अंदर से धुआं निकलते देखकर चौकीदार ने लोगों को जानकारी दी, जिससे कि मौके पर भीड़ इकट्ठी हो गई। सूचना मिलने पर दुकानदार के साथ अग्निशमन विभाग उसकी टीम मौके पर पहुंची और दुकान का शटर तोड़कर आग को बुझाना शुरू किया। आग लगने की वजह से वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। अग्निशमन विभाग की टीम को 4 गाड़ियों की मदद से आग बुझाने में 2 घंटे का वक्त लग गया। आग से दुकान में रखा हुआ सारा सामान जलकर राख हो गया। आग से दुकान स्वामी को 10 लाख से ज्यादा का नुकसान बताया जा रहा है। और वहीं पौड़ी के कठूड़ गांव में ग्रामीणों ने अस्पताल प्रबंधन पर उनके साथ अभद्रता करने और घायलों का इलाज नहीं करने का आरोप लगाया है। गांव में गुलदार के हमले में घायलों के साथ साथ जिला अस्पताल पौड़ी में अभद्रता किए जाने के मामले में डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। अस्पताल प्रबंधन द्वारा घायलों और ग्रामीणों के साथ हुई गहमा गहमने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और डीएम ने संज्ञान लिया है। इस मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। ऐसे प्रकरण जो हुआ होगा इसमें मैं अभी पूरी जानकारी प्राप्त करूंगा। किसी भी चिकित्सालय में जो भी लाभार्थी होता है, जो भी पेशेंट के रूप में आते हैं, वो किसी भी अस्पताल में आकर अपना इलाज करा सकते हैं। जो भी बेहतर सुविधा होगी उसको उपलब्ध कराई जाएगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आते हैं तो प्राथमिक उपचार कराया जा सकता है और उससे उच्चतर अस्पताल में आते हैं तो वहाँ पे अच्छा इलाज भी वहाँ पे हो सकता है। ऐसा कोई प्रकरण होगा तो उसमें मैं गंभीरता से लूँगा और वो संबंधित अस्पताल के जो भी प्रबंधक हैं या चिकित्सक हैं उनका स्पष्टीकरण में मैं कॉल कर सकता हूँ। एक बार मैं उसकी जो तथ्य हैं इसकी जांच के लिए मैं सीएमओ साहब से विवरण प्राप्त करूँगा। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।